चैनल हियर्स एजुकेशन। यहाँ पर हम DU-MCA की प्रेपरेशन कराते हैं, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो आज मैं आपके सामने DU-MCA का 2020 का पेपर सॉल्व करूँगा। इस वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद 10 अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो 10 अगले, फिर ऐसे करते रहेंगे। आज हम मैथ सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये DU-MCA 2020 के पेपर में आया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ़ A1 B1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इफ़ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 an plus 1 equal to an plus bn divided by 2 by bn plus 1 equal to 1 by an plus 1 by bn। देन हमें पता करना है कि an एंड bn आर बोथ क्या होंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस होंगे बट नॉट कन्वर्जेंट, और मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंस टू सेम लिमिट, कन्वर्ज टू डिफरेंट लिमिट, या फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस बट अनबाउंडेड। तो पहले हम इसका नेचर चेक करते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कौन सी टाइप की है। ये जो सीक्वेंस है ये हमें शो कर रहा है कि ये अर्थमेटिक मीन है, 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, और ये जो है ये हमें शो कर रहा है कि ये हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें पहले पता है कि an plus 1 इक्वल टू an plus bn डिवाइड बाई 2, ये है हमारे पास अर्थमेटिक मीन, एंड जो ये है दूसरी सीक्वेंस ये हमारे पास है हार्मोनिक मीन। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो इस वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो इस वाली मतलब an वाली सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो bn वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म से ग्रेटर है। तो क्योंकि ये क्यों लेट किया हमने, क्योंकि जो होता है अर्थमेटिक मीन वो हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड आल्सो ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो हम ये कह सकते हैं कि an है जो वो भी bn से ग्रेटर होगा फॉर ऑल n, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होता है तो सभी टर्में ग्रेटर होंगी। तो हमारे पास जो ये वाली जनरल टर्म है an plus 1 इक्वल टू an plus bn डिवाइड बाई 2, ये क्या बन जाएगी, क्योंकि an है जो bn से ग्रेटर है तो an plus bn इज़ लेस देन 1 by 2 an plus an। क्योंकि bn है जो वो an से छोटा है तो हम यहाँ साइन है जो ग्रेटर देन का इधरली साइड लगाएंगे। ठीक है, तो an प्लस an क्या हो गया, 2an डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, an हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, an प्लस 1 टर्म है जो हमेशा क्या होगी, an टर्म से लेस होगी, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो हमेशा पिछली टर्म से क्या होगी, मतलब छोटी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल A1 हमारे पास 10 है, A2 हमारे पास 6 है, A3 हमारे पास यहाँ पर 9 है, A2 हमारे पास 9 है, A3 हमारे पास 8 है, A4 हमारे पास 6 है, A5 4 है, A6 2 है। तो इस सीक्वेंस में जो A1 टर्म है वो हमेशा A2 से बड़ी है, A3 से बड़ी है, A4 से बड़ी, A5 से बड़ी, A6 से बड़ी है। इसी तरह A2 है जो अपनी नेक्स्ट कंसेक्टिव टर्म से बड़ी है, A2 यानी कि 9 है जो वो इससे बड़ा है, और A3 है जो अपने नेक्स्ट कंसेक्टिव टर्म से बड़ा है, सभी से बड़ा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो सीक्वेंस है क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी टर्म उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो हम कह सकते हैं कि an है जो वो मोनोटोनिकली डिक्रीज है। मोनोटोनिकली का मीनिंग होता है कि ऐसे नहीं कर रहा कि कभी डिक्रीज़ कर रहा है कभी इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ डिक्रीज़ ही कर रहा है। ठीक है, तो an हमारे सीक्वेंस की आ गई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, A1 इज़ ग्रेटर देन A2 इज़ ग्रेटर देन A3 इज़ ग्रेटर देन A4 अप टू ग्रेटर देन an। तो हम क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म है वो सबसे बड़ी है, यानी कि A1 है जो इज़ ग्रेटर देन an फॉर ऑल n।
ठीक है। आल्सो हम अगर दूसरी सीक्वेंस देखें हार्मोनिक मीन वाली, तो हमारे पास ये थी वो सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह लेके bn+1 इधर आ जाएगा, तो 2an bn अपॉन an प्लस bn ये हो गया। तो अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी क्या थी, an है जो वो bn से हमेशा ग्रेटर होता है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं वो प्रॉपर्टी। तो हमने an bn से ग्रेटर होता है, तो 2an bn अपॉन an प्लस bn इज ग्रेटर देन 2an की जगह पे यहाँ पर bn आ गया, तो bn स्क्वायर बन गया, नीचे 2bn बन गया, तो 2 के साथ 2 कैंसिल और bn के साथ bn स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया bn। मतलब bn+1 टर्म है जो हमेशा ग्रेटर होगी bn टर्म से। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले वाली टर्म से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर देखो जैसे b1 टर्म है वो हम फॉर एग्जांपल 2 है, b2 4 है, b3 6 है, b4 8 है, b5 10 है, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म आ रही है b1 के बाद नेक्स्ट कौन सी आ रही है b2, वो हमेशा पिछली वाली टर्म से ग्रेटर है, यानी कि bn+1 है जो bn से ग्रेटर है, ये वाली चीज़। तो यहाँ इस सीक्वेंस का नेचर क्या है, ये इंक्रीज़ कर रही है, इनके जब हम सीक्वेंस के आगे जा रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है। तो bn क्या आ गई हमारे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, b1 है जो b2 से लेस है, फिर b3 है, फिर b4 है, फिर bn है, मतलब bn अप टू जहाँ पर तक जाएगी वो टर्म हमेशा क्या होगी, मतलब सबसे बड़ी होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि bn टर्म है जो वो b1 टर्म फर्स्ट टर्म से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी फॉर ऑल n। तो हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन बन गई 2, एक हमने ये बनाई थी 1, और एक हमारे पास ये थी। इन तीनों इक्वेशनों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि a1 टर्म है जो वो an से बड़ी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और an है जो वो किससे बड़ा था, वो bn से बड़ा था, ये वाली। तो an के कहाँ किससे बड़ी आ गई, bn से, और bn है इससे कहाँ क्या आ गया, bn है जो b1 से बड़ा है। तो हमारे पास ये वाला मतलब आइडेंटिटी बन गई। तो नाउ अब हमारे पास क्या है, an है जो वो b1 से बड़ा है, जो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी an, ठीक है, an क्या थी हमारे पास, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हमेशा b1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, b1 से बड़ा है, इसका कोई नीचे वाला बाउंड है, बाउंडेड बिलो है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली सीक्वेंस है a1 a2 अप टू an, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है सीक्वेंस। अब ये यानी ये सबसे बड़ी वाली टर्म थी, उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे, अब ये an टर्म है। अब हमें पता है कि an है जो हमेशा b1 से बड़ा होगा, मतलब ये कोई b1 है, इसको मान लो 2 है, ठीक है, और an मान लो हमारे पास an टर्म है हमारे पास 4। अब ये डिक्रीज कर करके 2 से तो हमेशा बड़ा होगा, मतलब an+1 टर्म ले ले, an+2 टर्म ले, जो भी ले लें हम, 2 से हमेशा बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस है डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्ज करेगी एक पॉइंट पर जाके, क्योंकि वो कहीं और नहीं जा रही, मतलब वो बाउंडेड है, तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। तो हम उस पॉइंट को मान लेते हैं से ए, कोई ए लिमिट है इसकी। और इसी तरह से bn है जो वो किससे लेस है, a1 से, bn है जो किससे लेस है, a1 से, मतलब bn है जो वो a1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो bn है जो क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया, और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था, जैसे ये b1 b2 ये इंक्रीज कर रहे हैं, पर ये a1 है जो मान लो ये 100 है इसकी वैल्यू, इससे बड़ा नहीं हो सकता कभी। bn मान लो यहाँ तक 75 आ रहा है, अगर इससे भी बड़ी हम टर्म लें तो इससे बड़ा नहीं हो सकता कभी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि bn है जो वो भी एक लिमिट को कन्वर्ज कर लें से b, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी b। तो अब हमने चेक करना है कि ये दोनों एक लिमिट पे कन्वर्ज करते हैं कि नहीं। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनी थी ये वाली, इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देखो bn+1 = 2 an bn, an+bn लिमिट चेक करने के
कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम उसकी सीक्वेंस की लिमिट चेक करते हैं। तो हमारी लिमिट ले ली n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स। तो bn+1 की लिमिट क्या आ गई, अभी हमने निकाली, मान लिया हमने bn+1 का कोई उसमें रोल नहीं है, जो भी हो उसकी b ही आएगी, b आ गई। और इधर 2 an की टर्म की लिमिट क्या आ गई a, bn की क्या आ गई b, तो 2ab डिवाइड बाई a+b। तो हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, तो ab कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ab आ गया। तो हमारे पास क्या आया, b इक्वल टू a, मतलब जो an जहाँ पर कन्वर्ज कर रही है वहीं पर bn भी कन्वर्ज कर रही है। तो हमारे पास क्या आया, द बोथ सीरीज कन्वर्ज टू सेम लिमिट, क्योंकि दोनों की लिमिट क्या आ गई, a इक्वल टू b आ गया। तो an भी उसी लिमिट पर कन्वर्ज कर रही है, bn भी उसी लिमिट पर कन्वर्ज कर रही है। और साथ ही साथ दोनों सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिकली एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, और सेम को कन्वर्ज कर रही है। तो हमारे पास ऑप्शन 2 क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ऑप्शन 2 हमारे पास क्या थी, यहाँ पर यही थी, देखो, मोनोटोनिकल सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू सेम लिमिट, ये हमारे पास राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 1 देन द लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sn, हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। तो हमें चेक करना है कि ये वाली सीक्वेंस है जो वो क्या होगी। तो चलो हम इसका सलूशन करते हैं। इसमें जो है कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स जो है सीक्वेंस में वो लगेगी। वो क्या कहती है कि इफ़ an कन्वर्जेस टू l, इफ़ an है जो वो l को कन्वर्ज कर रहा है, देन द सीक्वेंस है जो ये वाला है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मीन मतलब सारी टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो वो भी क्या करेगा, कन्वर्जेस टू l, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसकी लिमिट क्या दी हुई है an की 1। इन्होंने क्या किया है, an है जो l को कन्वर्ज कर रहा है, तो ये वाला सीक्वेंस भी l को कन्वर्ज करेगा। तो हमें यही तो पता करना है। हमको इसकी लिमिट 1 दी हुई है, तो हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sn मान लेते हैं, कोई सीक्वेंस है जो कि है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइड बाई n। तो उसकी लिमिट भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो एज सिंपल एज दैट, इसकी ऑप्शन क्या आ गई, सेकंड करेक्ट आ गई। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un डिवाइड बाई vn इक्वल टू से कुछ भी है, मतलब कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है या यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें पता करना है कि un एंड vn आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव सीक्वेंस दिए हुए, तो ये क्या करेंगे, इनका नेचर क्या होगा, ये कन्वर्स टुगेदर करेंगे, डाइवर्स टुगेदर करेंगे, या कुछ क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का। रियल एनालिसिस ठीक है, सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें एक थ्योरम होती है कि ये सिर्फ थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं है। तो वो थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ। समेशन un एंड vn, उसके लिए ये कंडीशन होती है कि तो पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए। पॉजिटिव टर्म हमारे पास है, ठीक है। और इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un बाई vn इक्वल टू l, मतलब कि वो फाइनाइट हो और नॉन ज़ीरो हो, देन un एंड vn है जो वो दोनों जो सीरीज़ है वो बोथ कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर, दोनों जा तो साथ में कन्वर्स करेंगी या फिर डाइवर्स करेंगी, अगर ये वाली कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है। यही कंडीशन हमको क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है,
इस ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों कन्वर्ज होंगी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर है। हम बाकियों को भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक डाइवर्ज होगी एक कन्वर्ज होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें कह रहा है एक कन्वर्ज होगी डाइवर्ज होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ में कह रहा है कि दोनों कोई भी कन्वर्ज नहीं होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। सो अब हम वो करते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है ये कॉनिक सेक्शन पर। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है, हमें पता करना है कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल की, एलिप्स की है, या हाइपरबोला की, या पैराबोला की है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है, ये वाली 9x² + 24xy + 16y² - 2x + 14y + 1। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो होती है वो ये वाली इक्वेशन होती है, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसके साथ कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, a की वैल्यू क्या मिल गई 9, ठीक है। b की वैल्यू क्या मिल गई, जो y² का कोफिशिएंट है 16, ये 16 मिल गई। h की वैल्यू क्या मिल गई, ये जो xy का कोफिशिएंट है 2h क्या मिल गया 24, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। 2g की वैल्यू कितनी है -2, g की वैल्यू कितनी आ गई -1, 2f की वैल्यू कितनी है 14, f की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो हमें ये सभी वैल्यू मिल गई। अब हमें अगर चेक करना है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन में वो पैराबोला है, एलिप्स है, या सर्कल है, तो हमारे पास एक चेक होता है कि इफ़ h² इज़ ग्रेटर देन ab, h² AB से ग्रेटर है तो वो हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला। अगर लेस है तो वो इलिप्स होगा, ठीक है। अगर इक्वल टू है तो वो पैराबोला होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर ग्रेटर हुआ है तो हाइपरबोला आ जाएगा, लेस देन हुआ इलिप्स आ जाएगा, और इक्वल टू है तो पैराबोला आ जाएगा। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 16 है, तो a × b कितना हो गया 144, ये दोनों क्या आ गए h² = ab आ गया 144। तो हमारे पास अगर h² = ab है तो हमारे पास क्या आ गया, ये पैराबोला आ गया, ठीक है। अगर लेस देन हो इलिप्स होगा तो ग्रेटर देन हो हाइपरबोला होगा, ये आपको मैंने बता ही दिया। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगी। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछ लिया, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 30 इन द लाइन y = x। इसमें कुछ दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो लोग मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है जो y = x एक्सिस है। इसके अराउंड हमने रिफ्लेक्शन देखना है। मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये वाला AB, इस लाइन के मुताबिक जितना इधर डिस्टेंस है A का उतना ही B का इधर मतलब B का इतना डिस्टेंस है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जितना ये डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब जो वर्टिकल पे है वो हॉरिजॉन्टल पे हो जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल पे है वो वर्टिकल पर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। AB है जो वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा BA। तो हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ था 3 2, तो हमारे पास 3 2 पॉइंट दिया हुआ था। 3 2 की रिफ्लेक्शन क्या होगी, जहाँ पर A है वहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर B है वो A आ जाएगा। तो 3 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 3 आ गया, तो रिफ्लेक्शन क्या हो गई 2 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये है लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है। हमें इसमें डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स 1 4 2 3
इसकी डायगनलाइजेशन निकालनी है। तो चलो हम सोल्व करते हैं। 1 4 2 3। सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। आइगन वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज़ निकालने का तरीका क्या है? आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें ये वाली मैट्रिक्स चाहिए होती है, a माइनस लैम्डा आई। मतलब कि इसमें से हमने क्या माइनस कर देना है, लैम्डा 1 0 0 1। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से चला जाएगा लैम्डा, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, 4 माइनस 0 4 रह जाएगा, 2 माइनस 0 2 रह जाएगा, 3 माइनस लैम्डा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। ये आइगन वैल्यू फाइंड करने का मेथड है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पहले इसको इससे के साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, इसको इसके साथ, और माइनस 2 इंटू 4 क्या होता है 8 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 रखना है यहाँ पर। तो हमारे पास इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसके दो रूट निकल जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -5 बनना चाहिए, प्लस माइनस करने पर -4 बनना चाहिए। तो ये रूट्स क्या होंगे, -5 और 1। लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस लैम्डा -5 इक्वल 0। लैम्डा कॉमन निकल गया, लैम्डा -5 आ गया, प्लस 1 कॉमन निकल गया, लैम्डा -5। तो हमारे पास दो रूट आ गए, 5 एंड -1। ये हमारे पास दो क्या आ गई, आइगन वैल्यूज़। और जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वही हमारे पास डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स में आती हैं। डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स क्या होती है, जो आइगन वैल्यू, फर्स्ट आइगन वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं और सेकंड वैल्यू यहाँ पर, बाकी सब कुछ 0 होता है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल पर ही वैल्यू होती है उसकी। तो पहली वैल्यू यहाँ पर लिख दी 5, दूसरी यहाँ पर लिख दी -1, बाकी 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 और -1 है जो डायगोनल पर। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी करेक्ट है यहाँ पर। फर्स्ट तो नहीं है 5 -1 की, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, और फोर्थ है, क्योंकि 5 और -1 इसमें ही है। तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट हो गई। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कोची सीक्वेंस। तो जो कोची सीक्वेंस होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। कन्वर्जेंट मीन्स कि उसकी कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इन चारों में से देख लेते हैं। जिसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी वो ना ही कन्वर्जेंट होगा ना ही कोची होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है, -1 की पावर n डिवाइड बाई n। तो लिमिट हमने चेक कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n डिवाइड बाई n। तो इसकी लिमिट किस पर टेंड कर रही है कि जो डिनोमिनेटर है वो जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये होल वैल्यू है जो है वो 0 को कन्वर्ट कर जाएगी। तो ये कन्वर्ट कर रही है 0 को, तो ये कोची सीक्वेंस हो गया। तो ये ऑप्शन तो हमारी नहीं है, ठीक है। सेकंड हम ऑप्शन देख लेते हैं 1/n फैक्टोरियल। अब हमने जब लिमिट लगाई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, ये भी सेम टाइप है, क्योंकि जो 1/∞ है उसको हम कह सकते हैं कि वो 0 है। क्योंकि जब डिनोमिनेटर है बहुत बड़ा हो जाएगा तो 1 की वैल्यू है वो 0 को कन्वर्ट कर जाएगी, क्योंकि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। अब ये जो चीज़ इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो ये लिमिट है जो 0 को अप्रोच कर जाएगी, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी कोची सीक्वेंस बन जाएगा। ये ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अब हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ये है 1/n।
1/n का भी वही सीन है, क्योंकि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये भी 0 को कन्वर्ज कर जाएगी, ये भी कोची सीक्वेंस बन जाएगी, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। वो कैसे है? थर्ड ऑप्शन क्या है? n + -1 की पावर n डिवाइड बाई n। तो जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा ये वाली टर्म तो 0 को कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के कारण ये वाली जो टर्म है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो होल वैल्यू क्या करेगी? इन्फिनिटी + 0 इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। तो ये वाली जो सीक्वेंस है कन्वर्ज नहीं है, तो ये कोची सीक्वेंस नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से ट्रू कौन सी है? तो हम देख लेते हैं। इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो भी कोई भी कोची सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी, ठीक है। एवरी ए सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोची भी होगा, अगर कोई सीक्वेंस कोची है तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इफ़ एंड ओनली इफ रिलेशन है इसमें। ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ ए कोची सीक्वेंस। तो कोची सीक्वेंस हम कह रहे हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि कोची सीक्वेंस होता क्या है। तो कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन ये होती है कि ए सीक्वेंस an इज ए कोची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल there exists a positive integer m depends upon epsilon such that an minus am is less than epsilon for all n greater than m। तो होगी मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो ये होता है कि मान लो कोई सीक्वेंस है, उसकी हमारे पास amth टर्म है, यानी कि कितनी भी टर्म है। मान लो फर्स्ट टर्म में जो इसकी वैल्यू a है, ठीक है। सेकंड टर्म में इसकी वैल्यू a है, थर्ड टर्म इसकी वैल्यू ये है, फ्लक्चुएट करती जा रही है। फर्स्ट टर्म की इतनी है, मान लो ये 2 थी, ठीक है। सेकंड की कितनी हो गई? 3 हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई। पर आफ्टर द mth टर्म जो वैल्यू है am + 1, am + 2, am + 3, am + 4, ये सिर्फ एक पॉइंट को कन्वर्स कर रही है। मान लो ये पॉइंट है L, ये वाली L, ये वाली लाइन, ठीक है। इसको कन्वर्स कर रही है, यानी कि इसके नज़दीक ही रहेंगी, इससे बढ़ेंगी नहीं, ठीक है, इसके आसपास रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्स कर रही है, यानी कि इस L को कन्वर्स कर रही है। इस वाली जो L पॉइंट है इसके आसपास ही रहेंगी आफ्टर द टर्म m। यही मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, जिसके बाद सारी टर्म है जो एक पॉइंट को कन्वर्स करेंगे, तो हम उसको कहते हैं कोची सीक्वेंस, कन्वर्स और कोची, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, उनमें हम देख लेते हैं कौन सी करेक्ट है। पहली ऑप्शन है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारे पास जो ये वाली सीक्वेंस होती है -1 की पावर n, ठीक है, इसमें हम फर्स्ट 2 टर्म में निकलेंगी। पहली को निकलेगी -1 अगर n ओड है तो, ठीक है। दूसरी निकलेगी 1 अगर n इवन है तो, ठीक है। तो बाउंडेड तो ये भी है सीक्वेंस, पर ये कन्वर्ज नहीं कर रही क्योंकि इसकी 2 अलग अलग लिमिट आ रही है, ठीक है। इसमें कोई m एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं हुई। तो हमारे पास काउंटर एग्जांपल मिल गया कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अगर आपने 2 ऑप्शन ही देखी हैं तो आप इसको लगाए होंगे, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट में कुछ गलती नहीं है। पर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बट नॉट कोची सीक्वेंस। पहली बात तो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज करती नहीं, मतलब सारी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर सकती। ये हमने इसी एग्जांपल में देखा। तो ये ऑप्शन क्या होगी? रॉन्ग होगी, ये तो सीधी सीधी रॉन्ग होगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? एवरी
कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एज वेल एज कोची सीक्वेंस। अब ये जे वाली सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है और ये फोर्थ भी करेक्ट है। फोर्थ क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कोची सीक्वेंस एंड एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, जो कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस वो बाउंड तो करेगी किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाके मिलेगी, ठीक है। और एज वेल एज कोची सीक्वेंस, और हमने पढ़ा था कि वो जो कन्वर्ज होती है वो कोची सीक्वेंस पे होती है, तो ये वाली भी करेक्ट हो गई। पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसी में ही कवर अप हो रही है, क्योंकि एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड इसी में ही आ रहा है, तो हम सेकंड की बजाय फोर्थ ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, ये वो इसी में कवर हो रही है। अगर आपने सिर्फ दो ऑप्शन ही देखे और करेक्ट ऑप्शन लगा दी तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पर क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में। पर अगर आपने सारी स्टेटमेंट देखी और फिर आपने सोचकर आंसर किया इस क्वेश्चन को, तो ये हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो ये हमारे पास राइट आंसर है जो कि बेस्ट सूटेड है आंसर के लिए। सही वो भी है पर ये बेस्ट सूटेड है क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट इसमें कवर होती है, तो ये वाला राइट आंसर हो गया। तो अब हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है ग्रुप थ्योरी का, ठीक है। ये क्या कहता है हमारे पास ग्रुप थ्योरी में जो ये वाला S3 ग्रुप होता है इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। तो हमें S3 दिया हुआ है, इसमें ये वाले एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 ये हमारे पास ग्रुप है, और इसके दो सब ग्रुप दे दिए हमने, H1 में ये वाले एलिमेंट है और H2 में ये वाले एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें कहा है कि इनमें बताओ कि आप साइक्लिक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। पहली बात, जो ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक ग्रुप की, हर एक साइक्लिक ग्रुप है जो वो हमेशा अबिलियन होता है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप अबिलियन नहीं है तो वो साइक्लिक नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो S3 है, S3 में जो ये वाली एलिमेंट है आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 S3 है जो वो साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अबिलियन ही नहीं है। अबिलियन क्यों नहीं है? अबिलियन होने के लिए ग्रुप को एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब दो मान लो हमारे पास एक ये वाला एलिमेंट ले लिया हमने 1 2, एक ये वाला ले लिया 1 2 3, ठीक है। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन दो यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी होती है वो ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करिए और अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास। पर यहाँ पर क्या है, 1 2 का अगर हम 1 2 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 3 आ रहा है। 1 2 3 को अगर हम 1 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 3 आ रहा है। अब आप कहोगे कि हम ये मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो ये होती है परमुटेशंस, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास पहले था 1 2, इसको हम देखते कैसे हैं। 1 2 को 1 के आगे वाला एलिमेंट है जो उसके साथ हमेशा 1 मैप होता है, यानी कि 1 यहाँ पर गया 2 को, ठीक है। और 2 है जो वो अगर आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो वो बैक वाले एलिमेंट से, फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैप हो जाएगा। तो 2 हमारे पास गया 1 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3। 1 किसको जा रहा है मैप का होके 2, ठीक है। 2 किसको जा रहा है मैप होके 1 को। 3 यहाँ पर है नहीं है हमारे पास, तो 3 3 को ही मैप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 2 को मैप हो रहा है, 2 3 को मैप हो रहा है और 3 फिर से 1 को मैप हो रहा है, ठीक है। 1 2 को मैप हो रहा है, 2 3 को मैप हो रहा है और 3 फिर से 1 को मैप हो रहा है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं। राइट टू लेफ्ट में मीन्स हम पहले को छोड़कर राइट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 कहाँ किसको गया 2 को, तो इसमें हम देखेंगे 2 किसको गया 1 को, 1 2 को गया 2 गया 1 को, तो 1 हमारे पास मैप हो गया 1 को, ठीक है।
2 किसको गया 3 को, 3 किसको गया 3 को, तो 2 हमारे पास मैप हो गया फाइनली 3 को। 3 किसको गया 1 को, 1 किसको गया 2 को, तो 3 हमारे पास मैप हो गया 2 को। तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 को गया, तो हम इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 1 को जाए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, या 2 2 को जाए या 3 3 को जाए। तो हमारे पास ये बन गया 2 3, जो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया। अगर हम 1 2 3 को 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पहले हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, आपको बता दिया कैसे लिखना है। अब हम मैपिंग करते हैं, राइट से स्टार्ट हो गया, 1 2 को गया, 2 3 को गया, तो 1 अल्टीमेटली किसको चला गया 3 को, 2 1 को गया, 1 2 को गया, तो 2 किसको चला गया 2 को, ठीक है। 3 3 को गया, 3 1 को चला गया, 3 किसको चला गया 1 को चला गया, तो 2 2 को गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैप हो गया 1 3 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3, ठीक है। तो हमारे पास ए बी है जो वो बी ए के इक्वल तो आए नहीं, क्योंकि 1 2 1 2 3 नॉट इक्वल टू 1 2 3 1 2, ये 2 3 है जो वो 1 3 के इक्वल नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि S3 है जो साइक्लिक नहीं है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं हुआ, कम्यूटेटिव नहीं हुआ तो ये अबिलियन नहीं हुआ, अबिलियन नहीं हुआ तो ये, अगर अबिलियन ना हो कोई ग्रुप तो वो साइक्लिक नहीं हो सकता, तो ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। अब हम इसके 2 सब ग्रुप दिए थे तो उसको चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास था H1 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड 1 2। ग्रुप में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है, तो हमेशा वो साइक्लिक होता है। इसमें वो वाली प्रॉपर्टी से हम इसको सीधा ही साइक्लिक बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्डर 2 वाला ग्रुप है हमेशा अबिलियन होता है, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है 1 2, इससे ये जो है वो सभी एलिमेंट क्या हो गए जनरेट हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। साइक्लिक ग्रुप जैसे होता क्या है कि एक ही एलिमेंट से वो सभी एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 है, 1 2 की पावर 1 की, ठीक है, तो 1 1 2 ही रह जाएगा, ठीक है। 1 2 की पावर अगर हमने 2 की तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। वो कैसे, देखो 1 गया 2 पर, 2 गया 1 पर, इसको हम पहले मैपिंग के जरिए लिख लेते हैं। 1 2 1 गया 2 पर, 2 गया 1 पर, 3 3 पर ही है, 1 गया 2 पर, 2 गया 1 पर, 3 3 पर ही है। इन दोनों स्केयर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो राइट से स्टार्ट हो गए, 1 गया 2 पर, 2 गया 1 पर, 1 किसको चला गया 1 पर ही चला गया, 2 गया 1 पर, 1 गया 2 पर, 2 2 को चला गया, 3 गया 3 पर, 3 गया 3 पर, 3 3 को चला गया। अगर सारे मैपिंग में एक दूसरे को जा रहे हैं, 1 1 को जा रहे हैं, 2 2 को जा रहे हैं, तो 3 3, तो इसको हम आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। तो H1 क्या हो गया, जनरेट हो गया, 1 2 से क्या हो गया H1 जनरेट हो गया, तो ये ग्रुप क्या हो गया, साइकिल हो गया, ठीक है। और एक और ग्रुप दिया था हमने, सब ग्रुप H2 आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 जनरेटर है इसका। अगर हमें कोई जनरेटर मिल गया इसका तो वो साइकिल ग्रुप होगा हमेशा, क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए साइकिल ग्रुप में। अगर एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है सारा ग्रुप तो वो साइकिल ग्रुप। तो 1 2 3 है जो, इसकी पावर अगर हमने 1 कर दी तो 1 2 3 आ जाएगा। अगर हमने पावर 2 कर दी तो आपको मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखा दी है, तो वो 1 3 2 आ जाएगा। अगर हमने 3 कर दी तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हमारे पास H2 है जो वो जनरेट हो गया 1 2 3 से। 1 3 2 से भी हो सकता है जनरेट, 1 3 2 भी इसका जनरेटर है, ठीक है। 1 3 2 से भी यही जनरेट हो जाएगा, ठीक है, H2 ही वो भी इसका जनरेटर है। तो दोनों इसके जनरेटर, तो ये क्या ग्रुप बन गया, साइकिल। अभी ये आपको मैं बता देता हूँ इसकी पावर सेकंड करने पर ये क्यों बन गया। जैसे 1 2 3 है, ठीक है, 1 गया 2 पर, 2 गया 3 पर, 1 गया 2 पर, 2 गया 3 पर, और 3 किसको जा रहा है, 3 1 को जा रहा है, 3 1 को जा रहा है, ठीक है। इसकी स्क्वायर किया है तो यही दोबारा लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1 राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, इसका आंसर क्या आएगा। 1 गया 2 पर, 2 गया 3 पर, तो 1 किसको चला गया, 3 को चला गया, ठीक है। 2 गया 3 को, 3 गया 1 को, 2 गया 3 को, 3 गया 1 को, तो 2 किसको चला गया, 1 को चला गया। 3 गया 1 को, 1 गया 2 को, 3 किसको चला गया, 2 को चला गया, ठीक है। तो 1 3, ठीक है, 3 2,
3 किसको जा रहा है, 2 को जा रहा है। तो हम इसका साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 3 3 किसको जा रहा है, 2 को, 1 3 2। तो इसका 1 3 2 इस तरीके से आया। और अगर हम इसकी पावर 3 कर दें, एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये साइक्लिक हो गया। तो हमको पता चल गया कि H1 साइक्लिक है, H2 साइक्लिक है, पर S3 साइक्लिक नहीं है। ठीक है, H1 साइक्लिक है, H2 साइक्लिक है, पर S3 साइक्लिक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट तो रॉन्ग होगी, ये तीनों साइक्लिक नहीं है। S3 भी साइक्लिक नहीं है, ये भी रॉन्ग होगी। S3 इज़ नॉट साइक्लिक, ये वाली करेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर आंसर रॉन्ग दिया होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है जो वो करेक्ट होगी। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 3 1 3 4 1 4 3। इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और ये वाली वैल्यूज़ है जो इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी, उसमें ये एक्स और वाई की वैल्यू हमने पता करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो अब हम निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनती है। पहले हमारे पास ए है। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहले तो इसका ऑर्डर है जो वो 3 क्रॉस 3 है। 3 क्रॉस 3 मतलब जो रोज़ है, ठीक है, जो फर्स्ट ये स्पेसिफाई करता है रोज़ को। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है कॉलम्स को। रोज़ कितनी है इसकी, 3 रोज़ हैं। ठीक है, कॉलम कितने हैं इसके, 3 कॉलम हैं। तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, इसको हम कहते हैं A11, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, जो ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो में है पर सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम कहते हैं A12। ठीक है, एंड सो ये होता है हमारे पास A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ पर रो स्पेसिफाई कर देता हूँ कौन कौन सी है। जैसे ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, A11। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसी हिसाब से मान लो ये वाला एलिमेंट कह रहे हैं ये हो गया A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे सभी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर इसके। कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है, CMN। ठीक है, गो टू -1 की पावर n प्लस n AMN। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सभी के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, सभी एलिमेंट के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट हो जाए C11 से। C11 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको हटा दिया। ठीक है, इसको हटा दिया, हमारे पास बच गया 3 4 4 3। ये बात 3 4 4 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है AM है 3 4 4 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और -1 की पावर m प्लस n मतलब 1 + 1 1 + 1। ठीक है, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है। -1 की पावर 1 + 1 1 + 1 कितना होता है 2। -1 की पावर 2 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 3 × 3 9 - 16 कितना आ गया -7। तो C11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -7। इसी तरीके से C12 अगर हमने निकालना है तो C12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट रो ये वाली थी, सेकंड कॉलम ये वाली, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास बच क्या गया, ये वाला 1 1 4 3। ये 1 1 4 3। और m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 2। तो -1 की पावर m प्लस n। ठीक है,
तो वो कितना बन गया -1 की पावर 3, वो क्या होता है नेगेटिव -1 ही आ रहेगा, तो हमने -1 लिख दिया यहाँ पर। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो आप, 1 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू 3 3 -4, ठीक है। तो ये -1 आ गया, तो हमारे पास आ गया 1 आ गया, C12 को फैक्टर C12 कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह से C13 के आगे -1 की पावर m+n, m हमारे पास 1 है, n हमारे पास 3 है, -1 + 3। C13 मतलब ये वाला फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बच क्या गया 1 1 3 4, ये बच गया 1 1 3 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 4 - 3 कितना आ गया 1 आ गया, -1 की पावर 1 + 3 कितना आ गया 4 हो गया। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव 1 देगा, तो 1 आ गया C13। इस तरह से बाकी को फैक्टर निकल जाएंगे, C21 की ये वैल्यू आ जाएगी, C22 की ये, C23 की, C31 C32 C33। तो सारी वैल्यू निकाल के हम इसको मैट्रिक्स बना लेंगे इसकी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी थी -7, फिर कितनी थी 1, फिर भी 1, फिर 1 थी, फिर 3 थी, फिर 0 थी, फिर -1 थी, फिर 3 -1 एंड 0। इसकी मैट्रिक्स ऐसी बनाएंगे, मतलब C11 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, C12 यहाँ पर आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू आई थी, C13 यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस तरह से हम इसकी मैट्रिक्स बना लेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसको कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं कि जो हमारे पास रोज़ होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब -3 1 1 3 3 0 -1, इसका हम अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाली जो रो है फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो है थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। -7 1 1 3 0 -1 3 1 -1 0, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड सेकंड रो थी, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये रोज़ है जो कॉलम में कन्वर्ट होगी, कॉलम है जो रोज में कन्वर्ट होगी। तो हमारे पास एडजॉइंट ए निकल गया। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या था, ए मैट्रिक्स 1 3 3 1 3 4 3, ए मैट्रिक्स हमारे पास थी ए मैट्रिक्स हमारे पास ये थी 1 3 4 1 4 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई सी भी रो उठा लो, कोई सा भी कॉलम उठा लो, ठीक है। हम यूजुअली फर्स्ट रो से करते हैं, तो फर्स्ट रो से कर लिया। जो पहला एलिमेंट है उसको ऐसे लिख दिया यहाँ पर 1, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं करता, ये उसको मैं बता रहा हूँ 1, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो रह गया हमारे पास 3 3 4 4, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। इसका हमने क्या निकाल लेना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और जो सेकंड है ये हमारे पास क्या है, A12, यहाँ पर नेगेटिव लगता है, ठीक है। वो आपको मैं इसमें ये चक्कर होता है कि ये वाला एलिमेंट था 1 1, तो अगर 1 + 1 करके हमारे पास टू बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर m+n, ठीक है। अगर तो इसकी वैल्यू इवन हो रही है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर इसकी वैल्यू ओड हो रही है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा यहाँ पर। तो इसमें तो 1 1 1 + 1 2 इवन हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या था 1 2, A12 एलिमेंट है, ये ओड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आएगा हमारे पास A13, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है,
इवन आ रहा है, 1 + 3 4, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो -3 ये वाला कॉलम रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो हमारे पास बच गया 1143 प्लस 3, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, हमारे पास बच गया 1134। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। 1 × 3 × 3 9 -16। ठीक है, -3 3 -4, ठीक है, +3 4 -3, तो ये बन गया हमारे पास -7 -3 × -1 + 3 × 1 -3 -7 + 6 -1 आ गया डिटर्मिनेंट। अब हमने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमारे पास ये आ गया था, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास -1 आ गया। इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो -1 के साथ डिवाइड करने पर जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है जो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको हम इसके साथ कंपेयर कर लें जो हमारे पास मैट्रिक्स दी थी। तो कंपेयर करने पर x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, -3 -1। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सी करेक्ट है। -3 -1 फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसका जो पेपर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आप DU-MC की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहो, हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, तो अगर अच्छा लगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, उसमें हम सारी अपडेट डालते रहेंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।